आपको सीधा लिए चलते हैं शाहजहांपुर, जहां से जेपी नड्डा संबोधित कर रहे हैं। आप जाओ और आप अपना अंगूठा लगाओ, उसी समय आपको बता देगा कि आपके माता का नाम ये है, पिता का नाम ये है, 5 भाई आप हैं, 2 भाई बहन हैं और उनका नाम ये है। इस साल 5 लाख में आपने 20,000 रुपए इस हॉस्पिटल में खर्च किया है, 4,80,000 इस साल के आपके खाते में पड़े हैं। इलाज आप कराओ और फिर वो सिर्फ अंगूठा दबाओ, सीधा पैसा मोदी जी की तरफ से उस हॉस्पिटल को चला जाएगा। ये व्यवस्था की है, ये डिजिटल वर्ल्ड है। कहां पहुंच गया भारत। शाहजहांपुर का व्यक्ति मुंबई में कैंसर हॉस्पिटल में इलाज कराता है, वो रहने वाला शाहजहांपुर का है, खर्चा करता है, वो उसका इलाज होता है कैंसर हॉस्पिटल मुंबई में, टाटा कैंसर सेंटर में। पैसा सीधे सीधे दिल्ली से शाहजहांपुर नहीं आता, डायरेक्ट मुंबई को चला जाता है और शाहजहांपुर के खाते में वो जुड़ जाता है कि यहाँ के व्यक्ति का ये पैसा हमने अदा किया। ऐसी डिजिटल वर्ल्ड पहुंचा दी है। ये विकास की नई नई कहानियां हैं। मैं ये सारी बातें आपके साथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दुनिया में अब भारत लीड कर रहा है। दुनिया में भारत अब आगे एक ना स्थान बना करके चल रहा है और उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जो उसमें अग्रगणी आकर के खड़ा हो रहा है। आप बताइए, आप कभी सोचा था कि उत्तर प्रदेश डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट होगा? कभी सोचा था क्या? यहां माफिया राज ऐसा था कि जो इंडस्ट्री लगी भी थी वो भी जाने को तैयार था। गलत तो नहीं बोल रहा हूं। आज आप इन्वेस्टमेंट के सेंटर बन रहे हो, इन्वेस्टमेंट का केंद्र बन रहे हो। ये अंतर आया है। इसलिए मित्रों, मैं आपसे प्रबुद्ध हमारे मतदाताओं से ये निवेदन करने आया हूं कि यह चुनाव सिर्फ सरकार का चुनाव नहीं है। यह चुनाव देश को जो दृष्टि मोदी जी ने दी है उसको मजबूती पहुंचाने का है। यह चुनाव उत्तर प्रदेश में जो विकास का मोमेंटम बना है, जो गति बनी है, उसको और गति देने का यह अवसर है और उस अवसर को आप जरूर उपयोग करेंगे। जिन लोगों को आराम देना है उनको आप आराम देंगे और जिन लोगों को आपने काम देना है उनको आप काम देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। सपा ने प्रत्याशियों की एक और सूची जारी कर दी है। सपा ने 8 उम्मीदवारों की यह सूची जारी की है। लखनऊ की 9 सीटों में 2 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। पूर्व सांसद सुशीला सरोज को मलिहाबाद से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं मोहन लालगंज सीट से अम्बरीश पुष्कर को टिकट दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सपा ने एक और लिस्ट यहां पर जारी की है। पूर्व सांसद सुशीला सरोज को मलिहाबाद से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं सपा ने प्रत्याशियों की ये एक और सूची जारी की है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम, समाजवादी पार्टी की तरफ से एक और लिस्ट यहां पर जारी की गई है, क्या कुछ जानकारी? समाजवादी पार्टी लगातार जो भी विधानसभाएं हैं, 403 विधानसभाएं हैं, उसमें से लगातार जो प्रत्याशियों की लिस्ट है वो जारी कर रही है। इसी कड़ी में एक प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है जिसमें से आपको बता दें कासगंज, बदायूं, सीतापुर और लखनऊ की जो मलिहाबाद विधानसभा सीट है, तो वहां से सुशीला सरोज को जो है प्रत्याशी बनाया है। और इसके साथ अगर हम बात करें कानपुर देहात की, तो उसमें सिकंदरा की जो विधानसभा है उससे प्रभाकर पांडे को प्रत्याशी बनाया है। कानपुर नगर में बात करें तो मोहम्मद हसन रूमी को जो है प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं बांदा की, तो बांदा में मंजुला सिंह को जो है समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। तो कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी है वो भी लगातार प्रत्याशियों की लिस्ट वो जारी कर रही है। और ऐसे में अगर हम बात करते हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां लगातार अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर जिस तरह से लगातार जो है वो उम्मीदवार को घोषित कर रही है, लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव है, ऐसे दृष्टिकोण में लगातार जो प्रत्याशियों की संख्या है, प्रत्याशियों को लेकर उम्मीदवार हैं, उनकी जो लिस्ट है वो कहीं ना कहीं जारी होने का मतलब साफ होता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चुनाव है उसमें सियासी समीकरण को बैठाते हुए पार्टियां जो है लगातार ऐसे उम्मीदवारों को घोषणा करती हैं। इसमें से अगर हम जो ये लिस्ट है इसकी बात करते हैं, तो जिस तरह से उन्होंने नादिरा सुल्तान को अपना उम्मीदवार बनाया है, रईस अहमद को सुल्तान जो है उम्मीदवार बनाया है,
यानी इसका मतलब ये साफ है कि जातीय जो समीकरण है उसको कहीं न कहीं जोड़ते हुए इस तरह की लिस्ट को समाजवादी पार्टी के द्वारा जारी किया गया है और कहीं न कहीं इसका जातीय समीकरण का फैक्टर बैठाते हुए आगामी 2022 में जिस तरह से समाजवादी पार्टी उतर रही है, अब यही सबसे बड़ा फैसला रहेगा कि जो उत्तर प्रदेश का वोटर है वो क्या इस फैक्टर को कितना महत्व देता है, किस तरह से जो जातीय समीकरण उसका महत्व देता है, ये तो आने वाला चुनाव बताएगा। चलिए उमेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि भारत का कोविड प्रबंधन पूरे देश में सराहा गया है। वहीं मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करते हुए सीएम योगी ने सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का कंट्रोल रूम देखा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कोविड प्रबंधन का जायजा भी लिया। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर खतरनाक नहीं है, कोरोना से सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। अस्पतालों में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, हर जिले में ऑक्सीजन की उपलब्धता हो। वैक्सीनेशन से कोरोना कमजोर हुआ है, कोरोना पर स्वदेशी वैक्सीन प्रभावी है। उन्होंने कहा कि 31 जनवरी तक सभी लोगों को पहली डोज लगा दी जाएगी। यह वैक्सीन दुनिया के अंदर सबसे प्रभावी वैक्सीन में से एक है। यह बहुत प्रभावी थी। पूरे देश ने अब तक लगभग 160 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज 160 करोड़ वैक्सीन की डोजेस दी हैं। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने कल सायंकाल तक 25 करोड़ 53 लाख से अधिक वैक्सीन की डोजेस उपलब्ध करवाई है, जिसमें फर्स्ट डोज प्राप्त करने वाली संख्या हमारे पास 99% लोगों को हम लोग फर्स्ट डोज उपलब्ध करा चुके हैं। सेकेंड डोज यानी डबल डोज लेने वाले लोगों की संख्या लगभग 69% है। प्रिकॉशन डोज लेने वालों की भी संख्या और 15 to 17 इस ग्रुप के जो यूथ हैं उनको भी वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाने की कार्रवाई की जा रही है। वैक्सीन के बारे में जो शुरुआती समय में गुमराह करने का प्रयास हुआ, बहुत सारे लोगों ने उस समय तमाम प्रकार की भ्रांतियां पैदा करने का प्रयास किया। वैक्सीन के बारे में वैक्सीन को मोदी वैक्सीन बताया गया, बीजेपी का वैक्सीन बताया गया, लेकिन इस वैक्सीन के जो परिणाम आए हैं इसने थर्ड वेव की आशंका को पूरी तरह निर्मूल साबित किया है। आप इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि वर्तमान में तीसरी वेव कोविड की चल रही है। सेकेंड वेव में जो उत्तेजना थी, जो मारामारी थी, लोगों में जिस प्रकार से हॉस्पिटल में जाकर के बेड आरक्षित करने का एक बहुत ज्यादा अति सक्रियता देखने को मिली थी, थर्ड वेव में ऐसा कुछ नहीं है। यानी प्रदेश के अंदर भी और मेरठ के अंदर भी मैं इस बात को देख रहा था कि मुश्किल से 1 से 1.5% लोग ही हॉस्पिटल में आए हैं, और वे भी हॉस्पिटल में वही लोग हैं जो जनपद मेरठ को भी इस बारे में बताया गया है कि जो लोग अभी भी वैक्सीन लेने में संकोच कर रहे हैं उनको इसके परिणाम के बारे में बताना चाहिए। व्यापक जागरूकता पैदा किए जाने की आवश्यकता है और प्रयास हो कि अगले 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर यहां पर भी सभी लोग वैक्सीन की फर्स्ट डोज ले लें। सेकेंड डोज इलेक्शन के पहले 75% लोगों को हम सेकेंड डोज भी उपलब्ध करवा लें। ऐसे ही प्रिकॉशन डोज 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, जो किसी बीमारी से पहले से ग्रसित हैं, या हेल्थ वर्कर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, उन सबको प्रिकॉशन डोज भी उपलब्ध करवा लें। यह थर्ड वेव से घबराने की आवश्यकता नहीं, बल्कि सतर्कता और सावधानी की आवश्यकता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ के बाद हस्तिनापुर पहुंचे, जहां इस दौरान सीएम योगी ने मतदाताओं के साथ संवाद किया। सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में विकास हुआ है। पहले अराजकता, गुंडागर्दी का राज था, लेकिन बीजेपी की सरकार में गुंडा राज पर अंकुश लगा है। हस्तिनापुर में घाट बना दिया गया। मां गंगा की अविरलता और निर्मलता का पुख्ता इंतजाम कर दिया गया।
कोरोना कालखंड में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, और डबल इंजन की सरकार है तो अनाज भी डबल डोज की हर महीने हर गरीब को दी जा रही है। पेंशन की राशि हो, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, सामान्य जाति या किसी भी जाति समुदाय का कोई युवा है जिसको स्कॉलरशिप मिलनी है, स्कॉलरशिप की राशि जितना पहले मिलती थी उससे कई गुना ज्यादा वर्तमान में हम लोग प्रदेश के युवाओं और छात्रों को दे रहे हैं। एक कहावत है, चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती। उनको ये बिजली अच्छी नहीं लगती, ये विकास अच्छा नहीं लगता। आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस, ये सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के हालातों को लेकर टीम 9 के साथ बैठक की, जहां संबंधित अधिकारियों को कोरोना के हालातों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि प्रदेशवासियों को कोविड टीकाकरण उपलब्ध कराने का हमारा महत्वपूर्ण अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है। 25 करोड़ 51 लाख से ज्यादा कोविड टीकाकरण के साथ ही अब तक 98% से ज्यादा वयस्क आबादी को टीके की पहली डोज लग चुकी है, जबकि 67% लोगों को दोनों खुराकें मिल चुकी है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पूर्व 100% लोगों को टीके की पहली डोज और 75% पात्र नागरिकों को दूसरी डोज लगाने का हमारा लक्ष्य है। उधर आगरा में कैंट विधानसभा क्षेत्र के अर्जुन नगर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसंपर्क किया, जहां कांग्रेस प्रत्याशी सिकंदर वाल्मीकि के समर्थन में जनसंपर्क किया गया। सीएम बघेल को देखते ही लोगों की भीड़ वहां पर जुट गई। वहीं इस दौरान सीएम बघेल ने लोगों को कांग्रेस की योजनाओं के बारे में अवगत कराया। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आगरा पहुंचे, जहां कैंट विधानसभा प्रत्याशी और यूपी सरकार में राज्य मंत्री के समर्थन में मतदाताओं से संवाद उन्होंने किया। इसी के साथ केशव प्रसाद मौर्य ने सपा और बसपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा, पहले की सरकारों में कानून के राज की जगह जंगल राज था, लेकिन जब से योगी सरकार आई है तब से कानून व्यवस्था बेहतर हो गई है। तो इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। बरेली बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जाएंगे। बख्तरिया और साहूकार मोहल्ले में डोर टू डोर कैंपेन वो करेंगे। पार्टी प्रत्याशी के लिए जनसंपर्क अभियान में वो शामिल होंगे। 6 बजे इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी में संगठनात्मक बैठक में भी वो हिस्सा लेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बख्तरिया में वो डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। पार्टी प्रत्याशी के लिए जनसंपर्क अभियान में वो जुटेंगे। 6 बजे इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी में भी वो एक बैठक में शामिल होंगे। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 91 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। बीजेपी ने आज 5वें फेज के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। पहले 206 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो चुकी है। बीजेपी के उम्मीदवारों की इस लिस्ट में कई नाम शामिल हैं। इन नामों में देवरिया से पूर्व पत्रकार और सीएम के सूचना सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी को टिकट दिया गया है। सिकंदरपुर से संजय यादव को भाजपा प्रत्याशी बनाया गया है। यूपी सरकार के मंत्री सुरेश पासी को जगदीशपुर सुरक्षित से और कुंडा से बीजेपी ने सिंधुजा मिश्रा को प्रत्याशी बनाया है। वहीं मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती को पट्टी विधानसभा से, मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को इलाहाबाद पश्चिम से, मंत्री नंद गोपाल नंदी को इलाहाबाद दक्षिण से, पूर्व मंत्री अनुपमा जायसवाल को बहराइच से और मंत्री रमापति शास्त्री को मनकापुर से टिकट दिया गया है। तो बीजेपी ने अपनी 5वीं लिस्ट में किन किन बड़े चेहरों को टिकट दिया है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। प्रयागराज पश्चिम से सिद्धार्थनाथ सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। प्रयागराज दक्षिण से नंदगोपाल नंदी को टिकट दिया गया है। जगदीशपुर से सुरेश कुमार पासी प्रत्याशी होंगे। भोगनीपुर से राकेश सचान को चुनावी मैदान में उतारा गया है। फेफना की बात करें तो उपेंद्र तिवारी को टिकट दिया गया है। देवरिया से
शलभ मणि त्रिपाठी को मैदान में उतारा गया है। बहराइच से अनुपमा जायसवाल को टिकट दिया गया है। अयोध्या से वेद प्रकाश गुप्ता को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं गोंडा से प्रतीक भूषण सिंह को टिकट दिया गया है। उधर उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में कई मुद्दे रहे हैं जिसे कांग्रेस पार्टी बखूबी से उठाती रही है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने सेनाओं के मुद्दे को उठाया। इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सतीश संगम ने। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। यूपी की राजनीति में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे उठाना लाजमी है और जरूरी भी समझा जाता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के द्वारा आज सेनाओं को लेकर मुद्दा उठाया गया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, यूपी की राजनीति में कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन सेनाओं को बीच में लाना, इसका क्या वजह माना जाता है? क्या जरूरी भी है आपका तरफ से? ये राष्ट्रीय मुद्दा है और ये मुद्दा सिर्फ यूपी नहीं, सभी राज्यों के जो चुनाव आज हो रहे हैं और होने वाले हैं उनके लिए लागू है। हम यही बात कहना चाहते हैं कि किस तरह से मोदी सरकार ने, स्वयं नरेंद्र मोदी ने वादा खिलाफी की है सैनिकों के साथ, अर्धसैनिक बलों के साथ, उसका हमने सबूत के साथ आपके सामने पूरा पेश किया है विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, सरकारी आंकड़ों को लेकर। तो अब इस पे देश की जनता जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे और आगे होने वाले चुनाव वहाँ लोग उसको जरूर उसमें विचार करके करेंगे। एक बात आपने कही कि सेनाओं के सौहार्द पे भाजपा सरकार राजनीति कर रही है, उसको वोट बैंक को लेने के लिए। ये कैसे कर रहे हैं आप, क्या आरोप है? देखिए, ये तो हम पिछले लोकसभा चुनाव में देखा है कि सैनिकों के शौर्य पे, उनके बलिदान पे क्या भाजपा उसकी राजनीतिकरण नहीं कर रही है, उसका लाभ नहीं उठा रही है। तो लाभ उठा रहे उनकी सोच है वो, लेकिन जो वादे किए थे उसको तो पूरी कीजिए। इस प्रेस में हमने यही कहा है कि जो भी वादे कांग्रेस ने किए थे वो उनको भी खत्म कर दिया है और जो खुद मोदी ने जो वादे किए थे उनको भी पूरा नहीं किया, पूरी वादा खिलाफी की है सबूत के साथ। रेलवे विभाग के जो बताया जा रहा है कि जो छात्र हैं आंदोलन कर रहे हैं तमाम तरह इश्यू लेकर, उसमें बताया जा रहा है कि अब रेलवे में छात्र जो आंदोलन कर उनको लिया नहीं जाएगा, उन्हें नौकरी नहीं दी जाएगी। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो घटना घटी है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार की इसमें पूरा अपयश है, पूरी फेल्योर है कि उनको ये इस परीक्षा लेने में जो भी संभावना हो सकती है उसका कोई ध्यान नहीं दिया गया और अब वो जांच कमेटियां बिठा के उस पर कुछ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो लाठियां बस रही है लोगों पे, जो अन्याय हुआ है उसको कौन पूरा करेगा? एक आखिरी सवाल, बड़े आंदोलन, बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं चीजों को? देखिए, मैंने उसका जवाब दिया अभी दिया। साफ तौर से कहना है कि कांग्रेस पार्टी शहीदों की आवाज को उठाएगी ताकि आने वाले समय में ये मुद्दा सामने आ सके। लखनऊ सती संगम, जनतंत्र टीवी। तो यूपी चुनाव में आरोप प्रत्यारोप के बीच बीजेपी सांसद का दावा है कि बुंदेलखंड समेत पूरे राज्य में बीजेपी अच्छा काम कर रही है, लिहाजा जनता एक बार फिर से बीजेपी को ही चुनेगी। साथ ही बुंदेलखंड की समस्या पानी है, जिस पर उन्होंने कहा कि वहां पर तेजी के साथ पानी की समस्या को दूर करने का काम किया जा रहा है। सरकार बनी तो और आगे ये काम बढ़ेगा। इसके अलावा अखिलेश यादव के बयान पर उन्होंने कहा कि जिन्ना की शुरुआत यूपी की सियासत में किसने की थी ये सबको पता है। लोग सियासत कर रहे हैं, काम केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा सांसद आर.के. सिंह पटेल जी। अगर आपके क्षेत्र की बात करें, जिस तरीके से विपक्षी दल लगातार आरोप लगा रहे हैं, क्या आपको लगता है स्पेशली आपके क्षेत्र में बीजेपी को इस बार कितनी सीटें मिलने की उम्मीद? देखिए, कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र है मेरा, 52 सीटें हैं कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में विधानसभा की, 10 लोकसभा की सीटें हैं और 10 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में हमारे 19 विधानसभा की सीटें हैं, 1900 में से 1900 सीटें भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के मेले हैं और 4 बुंदेलखंड में सांसद हैं, चारों भारतीय जनता पार्टी के हैं। आगे भी विधानसभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के अलावा बुंदेलखंड में किसी का खाता खुलने वाला नहीं। इसके अलावा अगर अखिलेश यादव की बात करें तो उन्होंने आज भाजपा पर बड़ा तंज कसते हुए कहा कि हम गन्ना की बात करते हैं, वो जिन्ना की बात करते हैं, बीजेपी ने केवल उत्तर प्रदेश की जनता को ठगा है। देखिए, समाजवादी पार्टी की पहले भी सरकार रही है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी चीफ मिनिस्टर कई बार रहे, अखिलेश यादव जी भी यहाँ चीफ मिनिस्टर रहे हैं और
उस सरकार में और भारतीय जनता पार्टी की माननीय योगी जी की सरकार में, बुंदेलखंड में मैं रहता हूं, जो भी तुलनात्मक अध्ययन लोग कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, जनता कर रही है, तराजू में लोग रख करके तौल रहे हैं उस सरकार के विकास कार्य और अपनी 5 साल की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विकास कार्य, उनको जनता तौल रही। किसान, गांव, गरीब, मजदूर, हर आदमी उसको तौल रहा है और उस तराजू में तौल करके वो निर्णय ले रहा है। 14 में उन्होंने निर्णय लिया, 17 में निर्णय लिया, 19 में निर्णय लिया और उपचुनाव में निर्णय लिया। आगे आने वाले समय में भी इस विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा गांव का गरीब, किसान, मजदूर खड़ा है। समाजवादी पार्टी की तरफ या और कोई किसी की तरफ कोई जाने वाला नहीं है। इसलिए वो जुमले उबले अपना लोग इधर उधर की बातें करके बहकाने का काम जरूर करेंगे फिर से, लेकिन कोई बहकने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में 300 से ज़्यादा सीटें लेकर के फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। वक्त देने के लिए शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे आरके सिंह पटेल जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जनता के पास वो तराजू है जिसमें वो विकास के साथ और दूसरे लोगों के बयानबाजी को तौल रही है। ये बात तो सच है, लेकिन इस सवाल का जवाब आने वाले वक्त में पता चलेगा। कैमरा पर्सन सुनील के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सीधा लिए चलते हैं मुजफ्फरनगर, जहां से अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। धन्यवाद देता हूं जिसकी भी कृपा से मैं आपके पास पहुंचा हूं। मैं पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुजफ्फरनगर में चुनाव की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सबसे पहले मैं चौधरी चरण सिंह जी को याद करता हूं। चौधरी चरण सिंह जी ने जो रास्ता दिखाया था किसानों को मजबूत करने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए, उनकी फसल पैदावार की सही कीमत मिल जाए और किसान का परिवार आर्थिक रूप से कैसे संपन्न हो। चौधरी चरण सिंह जी, बाबा टिकैत जी, नेताजी और अजीत सिंह जी ने लगातार समय समय पर सरकार को जगाने का काम किया। जो सरकारें गूंगी बहरी हो गई थीं, उनको जगाया, उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। मुझे खुशी है इस बात की कि आज जयंत चौधरी जी और हम लोग मिलकर के उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। ये चुनाव जहां किसान के भविष्य का है, नौजवान के भविष्य का है, व्यापार को आगे बढ़ाने का है, वहीं चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को आगे बढ़ाने का भी है, जो किसानों को संपन्न बनाना चाहते थे। किसानों के लिए सपना देखा था कि वो संपन्न हों, लेकिन जो हालात हैं, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को कहा कि उनकी आय दोगुनी होगी, फसल समय पर खरीदी जाएगी और भुगतान भी समय पर होगा। लेकिन जिस तरीके से जो 3 कानून लाए गए बिना किसानों की राय मशवरे के, और मैं बधाई देना चाहता हूं किसानों को, उनकी ताकत का एहसास दिलाया। लोकतंत्र में किसानों ने एकजुट होकर के और सब कुछ भूल करके एक साथ खड़े होकर के मजबूर किया सरकार को, और सरकार को अंततः वो कानून वापस लेने पड़े। भारतीय जनता पार्टी आज भी नहीं कह सकती है कि वो 3 कानून क्यों लागू किए थे और 3 कानून क्यों वापस ले लिए। ये वोट के खातिर लिए हैं। इसलिए मैं किसान भाइयों को यहां सावधान करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, बिना बताए भी कुछ ऐसे फैसले और कानून ले आएंगे। इसलिए मैं आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, किसान भाइयों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि कोई भी ऐसे काले कानून उत्तर प्रदेश में कभी लागू नहीं हो पाएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी की नीयत है, जो उनकी मंशा है। समाजवादी पार्टी ने बिजली के क्षेत्र में कहा है कि 300 यूनिट मुफ्त होगी, सिंचाई माफ होगी, एमएसपी की खरीद के लिए जो इंतजाम करने पड़ेंगे सरकारी तौर पर किए जाएंगे। वहीं फार्मर्स के लिए कि उनके गन्ने के भुगतान के लिए उन्हें इंतजार न करना पड़े, 15 दिन इंतजार न करना पड़े।
फार्मर्स कॉर्पस फंड, फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बजट से देकर के किसानों का समय पर भुगतान करने का काम भी गठबंधन मिलकर के करेगा। लैपटॉप पहले भी बांटा था, फिर बांटेंगे। समाजवादी पेंशन पहले भी दी थी, आगे भी देंगे। और वहीं मैं इस मौके पर याद दिलाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि कम से कम अब चुनाव आ गया है, अपना संकल्प पत्र तो पढ़ लें। जो जो वादे किए थे, क्या वादे पूरे हुए हैं? उनका हर वादा जुमला निकला, झूठे विज्ञापन दिए, आज भी आंकड़ों की खिलवाड़ कर रहे हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी घिर जाती है तो बुनियादी मुद्दों से हट करके काम करती है। मुझे उम्मीद है कि इस क्षेत्र में हमेशा गंगा जमुनी तहजीब, भाईचारा और आपस में मिलकर के नकारात्मक सोच को हमेशा नकारा है। इस चुनाव में भी नकारात्मक सोच को नकारने का काम करेंगे और मुझे उम्मीद है कि इस बार ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। आरएलडी और समाजवादी पार्टी मिलकर के उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। ये दोनों किसानों के बेटे हैं, किसानों के हक के लिए आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। और इसीलिए मैं जेब में एक पोटली लेके चलता हूं, लाल टोपी और लाल पोटली। ये अन्नदाता के पक्ष में हराने के लिए, उन्हें भगाने के लिए अन्न संकल्प लेकर के चलता हूं। मैं तो कहूंगा पत्रकार साथियों, अगर आप में भी कोई लेना चाहे तो अन्न संकल्प ले सकता है। हम सब तो ले चुके हैं, अन्न संकल्प ले लिया हमारे अध्यक्ष जी और सब लोगों ने। कहां पर? ये हम दोनों बैठ करके तय कर लेंगे बहुत जल्दी। कुछ आज तय हो जाएगा, कुछ कल तय, कल तक आप देखेंगे सब तय हो जाएगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।